नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर पीएलआई योजना से संबंधित है। मंत्रिमंडल ने फार्मास्यूटिकल और आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई योजना को स्वीकृति प्रदान की है। फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई योजना की अवधि वर्ष 2021 से वर्ष 2029 तक है। इसका उद्देश्य निवेश और उत्पादन में वृद्धि करके भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत की उत्कृष्टता स्थापित करके उत्पादों के विविधीकरण से लेकर उच्च मूल्य की वस्तुओं के लिए योगदान करना है। शामिल की गई श्रेणियां और प्रोत्साहन की बात करें तो योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों के लिए निवल वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन का विस्तार किया जाएगा। श्रेणी 1 में जैव औषधियां, संयुक्त जेनरिक दवाएं होंगी। श्रेणी 2 में सक्रिय औषधीय सामग्री है। श्रेणी 3 में पुनरुद्देशित औषधियां, स्वप्रतिरक्षित औषधियां आदि हैं। इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और उद्योग के लिए आवश्यकता की बात करें तो भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत विश्व में निर्यात की जाने वाली कुल दवाओं और औषधियों में 3.5% का योगदान करता है। वर्तमान में चूंकि भारत में घरेलू स्तर पर उच्च मूल्य उत्पादन तथा अनुसंधान और विकास की कमी है, इसलिए घरेलू मांग आयात के माध्यम से पूर्ण की जाती है। इस योजना से 20,000 प्रत्यक्ष और 80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। महत्वपूर्ण दवाओं में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा प्राप्त होगा। इस क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की अपेक्षा की जा रही है। आइए अब आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना की बात करते हैं। प्रस्तावित योजना की 4 वर्षों के लिए कुल लागत लगभग 7,350 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में वृहद स्तर पर निवेश को आकर्षित करना है। योजना के अंतर्गत निवल वृद्धिशील बिक्री के आधार पर लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के लिए प्रोत्साहन का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में परिकल्पित करती है। वर्तमान में भारत में लैपटॉप और टैबलेट की मांग अधिकांश तौर पर आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। यदि योजना के अपेक्षित लाभों की बात करें तो आईटी हार्डवेयर विनिर्माण के क्षेत्र में 5 प्रमुख वैश्विक अभिकर्ता और 10 घरेलू कंपनियां लाभान्वित होंगे। 1,80,000 से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है। वर्ष 2025 तक घरेलू मूल्यवर्धन में 20 से 25% तक की वृद्धि की संभावना है, जो कि वर्तमान में 5 से 10% ही है। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तपेदिक के विरुद्ध समर्थन, संचार और सामाजिक एकजुटता यानी ACSM से संबंधित एक जन आंदोलन आरंभ किया है। यदि इसके प्रस्तावों की बात करें तो नेशनल टेक्निकल सपोर्ट यूनिट टीबी कार्यक्रम के तहत उपलब्ध सेवाओं पर जागरूकता प्रसारित करने और मांग उत्पन्न करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यक्रम के लाभों का वितरण सुदृढ़ करने में सहायता करेगी। वर्ष 2021 को तपेदिक वर्ष के रूप में मनाने की योजना है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक देश में तपेदिक का उन्मूलन करना है। ये लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 3 की प्राप्ति के लिए पूर्व में निर्धारित अवधि से 5 वर्ष पहले के लिए निश्चित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी वर्ष 2019 की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में तपेदिक के कुल मामलों में 27% के साथ भारत में विश्व के सर्वाधिक टीबी रोगी हैं। आइए अब टीबी की जांच के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी जानते हैं। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसे वर्ष 1997 में आरंभ किया गया था। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में इसका पुनः नामकरण किया गया है, ताकि देश में वर्ष 2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन करने की दिशा में गति प्राप्त की जा सके। क्षय रोग उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना वर्ष 2020 तक टीबी के 100% सक्रिय मामलों की पहचान करने और वर्ष 2025 तक टीबी के पूर्ण उन्मूलन की कार्य योजना है। इस योजना को पता लगाना यानी डिटेक्ट, उपचार करना यानी ट्रीट, रोकथाम यानी प्रिवेंट, निर्माण यानी बिल्ड, इन 4 रणनीतिक स्तंभों में एकीकृत किया गया है। निक्षय पोषण योजना। इसके अलावा निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य टीबी रोगियों को उनके पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ई निक्षय प्लेटफॉर्म टीबी के नियंत्रण के लिए वेब सक्षम रोग प्रबंधन प्रणाली है। साथ ही टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान संचालित किया गया है। आइए अब तपेदिक के बारे में जानते हैं। इसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु उत्तरदायी होता है। जीवाणु अक्सर फेफड़ों पर हमला करते हैं, लेकिन टीबी के जीवाणु शरीर के किसी भी हिस्से जैसे वृक्क
वृक्क, मेरुदंड और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं। ये एक संचारी रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु के माध्यम से प्रसारित होता है। WHO के अनुसार ये विश्व भर में मृत्यु के लिए उत्तरदायी शीर्ष 10 प्रमुख कारणों में से एक है। इसे उपचारित और नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि इसके जीवाणु एंटीबायोटिक के विभिन्न उपभेदों के लिए प्रतिरोधी बन गए हैं। टीबी के इस चरण को बहुऔषधि प्रतिरोधी टीबी कहा जाता है, जिसका उपचार करना कठिन होता है। औषधि प्रतिरोधी टीबी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और टोटली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं बांधों के बारे में। बांधों और नदी बेसिनों के सतत विकास पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन विशाल बांध अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा केंद्रीय जल आयोग, बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य निर्माण प्रौद्योगिकियों, सर्वोत्तम अभियांत्रिकी पद्धतियों, बांध सुरक्षा मुद्दों आदि पर विचारों और नवीनतम घटनाक्रमों को साझा करना है। भारत में बांधों से संबंधित मुद्दे। बड़े बांधों के निर्माण के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। कई बांधों के निर्माण के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और कुछ बांध 120 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। बांधों की बढ़ती आयु के साथ मृदा जलाशयों में जल को प्रतिस्थापित कर देती है, जिसकी वजह से उनकी भंडारण क्षमता कम हो जाती है। अध्ययन से ये पता चलता है कि कई जलाशयों का डिजाइन त्रुटिपूर्ण है, जिसमें बड़े और छोटे बांध दोनों शामिल हैं। आइए अब जानते हैं बांध पुनरुद्धार आदि के लिए किए गए उपायों के बारे में। बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना। ये परियोजना वर्ष 2012 में बड़े बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन को बेहतर बनाने और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व बैंक की सहायता से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। दूसरा है बांध सुरक्षा विधेयक 2019। इसका उद्देश्य भारत में सभी बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए विनियामक तंत्र स्थापित करना है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। इसका उद्देश्य जल संसाधन सूचना की सीमा, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना और भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को सुदृढ़ करना है। अंत में है धर्मा यानी डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगली खबर शासन व्यवस्था से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन को स्वीकृति प्रदान की है। ये निर्णय उपराज्यपाल द्वारा की गई राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा के बाद लिया गया था। आपको बता दें कि पुदुचेरी सरकार द्वारा विश्वास मत का लोप हो जाने के बाद कोई भी दल सरकार बनाने का दावा नहीं कर सका था। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन एक राज्य सरकार के निलंबन और केंद्र के प्रत्यक्ष शासन को लागू करता है। ये राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख बनने की शक्ति प्रदान करता है। विधानसभा को या तो भंग कर दिया जाता है या सत्रावसान कर दिया जाता है और ये स्थिति चुनाव आयोग को 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव कराने के लिए बाध्य करती है। वर्ष 1962 में फ्रांस के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम के क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा बन गए थे। वर्ष 1962 में संसद ने इन क्षेत्रों को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया और संविधान में एक नया अनुच्छेद 239A को भी शामिल किया। अनुच्छेद 239A संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधि बनाने के लिए सक्षम बनाता है। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी के अंतर्गत विधानसभा का गठन किया गया है। ये विधानसभा राज्य सूची और संवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। हालांकि संसद पुदुचेरी सहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 3 सूचियों, जिसमें राज्य सूची भी शामिल है, इसके किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत है। इसी तरह संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 को पुदुचेरी पर भी लागू कर दिया गया था। आइए अब आपको बताते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने की परिस्थितियों के बारे में। यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, इसके अलावा संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित समय के भीतर राज्य सरकार अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनने में असमर्थ होती है या फिर गठबंधन के टूटने पर मुख्यमंत्री के पास सदन में अल्पमत का समर्थन होता है और मुख्यमंत्री निर्धारित समय से बहुमत सिद्ध करने में विफल रहता है। इसके अलावा एक और स्थिति है जिसमें सदन में अविश्वास मत के पारित होने की वजह से सत्ता पक्ष का विधानसभा में बहुमत लोप हो गया है या फिर प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या महामारी जैसी स्थितियों के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया हो। अगली खबर UNHRC से संबंधित है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के समक्ष जम्मू और कश्मीर में अत्याचार पर मिथ्या वक्तव्यों के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। पाकिस्तान ने भारत पर जम्मू कश्मीर में बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के 6000 से अधिक लोगों को हिरासत में लेने का आरोप लगाया था। साथ ही UNHRC से इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच के लिए आयोग गठित करने का आग्रह भी किया था। आइए अब आपको बताते हैं UNHRC के बारे में। UNHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन
के पीड़ितों या मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों की ओर से सक्रियतावादी यानी एक्टिविस्ट संगठनों की शिकायतों की जांच करने के लिए अधिदेशित है। यूएनएचआरसी की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। यूएनएचआरसी का उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना और तथाकथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना है। यूएनएचआरसी की संरचना की बात करें तो इसमें वर्तमान में 47 सदस्य हैं। इनका चयन 5 क्षेत्रीय समूहों के आधार पर 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। ये समूह हैं अफ्रीका, एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी यूरोप। परिषद के सदस्यों का चयन 3 वर्षों के लिए किया जाता है। इनमें से प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य नवीनीकृत किए जाते हैं। भारत भी यूएनएचआरसी के सदस्य के रूप में चयनित हुआ है। इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से आरंभ हुआ है। इसके निर्णय, संकल्प और अनुशंसाएं विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने पेरिस समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन की दोबारा सदस्यता ग्रहण करने के बाद यूएनएचआरसी में दोबारा शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। आपको बता दें कि अमेरिका ने वर्ष 2018 में इसकी सदस्यता त्याग दी थी। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। सक्रिय प्रशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन की 36वीं बैठक। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रगति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसे प्रत्येक महीने के चौथे बुधवार को आयोजित किया जाता है, इसीलिए इस दिन को प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है। प्रगति मंच 3 प्रौद्योगिकियों को विशिष्ट रूप से शामिल करता है, जिसमें डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी शामिल है। ये एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य आमजन की शिकायतों को दूर करना है और साथ ही केंद्र और राज्यों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी). हाल ही में एनसीएससी के नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था। एनसीएससी अनुच्छेद 338 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक निकाय है। एनसीएससी संविधान और कानून व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को प्रदान किए जाने वाले रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है और ऐसे उपायों के प्रवर्तन का मूल्यांकन करता है। एनसीएससी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल की अवधि भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें दीवानी न्यायालय की शक्तियां निहित होती हैं। केंद्र ने निजी बैंकों को सरकारी कार्य प्रदान किए जाने पर आरोपित प्रतिबंध हटा दिया है। इसके साथ सभी निजी क्षेत्र के बैंकों को अब सरकार से संबंधित बैंकिंग लेन देन जैसे कर और पेंशन भुगतान का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। ये प्रतिबंध वर्ष 2012 में आरोपित किया गया था, जब वित्त मंत्रालय ने निजी बैंकों को सरकारी कार्य करने की अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद से ये प्रतिबंध अब तक जारी रहा। ये कदम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और ग्राहक सेवाओं के मानकों में अधिक दक्षता को प्रोत्साहित करेगा। कार्बी विद्रोह। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में कार्बी आंगलोंग जिले के 5 उग्रवादी समूहों के 1000 से अधिक सदस्यों ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण किया। कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कचार हिल्स के रूप में एक अलग राज्य की मांग करने वाला कार्बी असम का प्रमुख निर्जातीय समुदाय है। वर्तमान में कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद एक स्वायत्त जिला परिषद है। ये भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित है। पगड़ी संभाल आंदोलन। यह आंदोलन भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह द्वारा वर्ष 1907 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कृषि से संबंधित 3 कानूनों को निरस्त करने के लिए शुरू किया गया था। कृषि से संबंधित ये 3 अधिनियम थे: पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900, पंजाब भूमि उपनिवेशन अधिनियम 1906 और दोआबबारी अधिनियम। इन अधिनियमों ने किसानों को भूस्वामी के दर्जे से नीचे गिराकर भूमि के ठेकेदारों तक ला दिया। इन कानूनों के तहत किसानों द्वारा अपने खेत में फसल या किसी वृक्ष को छू लेने मात्र से ब्रिटिश सरकार आवंटित भूमि वापस लेने का अधिकार रखती थी। बाद में ब्रिटिश सरकार ने मई 1907 में 3 विवादास्पद कानूनों को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।